Hello student, today we are going to learn chapter number 8 from 12th GSCB, economic chapter, agriculture sector. Now what is the meaning of agriculture sector that you well know about it? That it is the primary sector and it is the most important sector where we earn money. So this is our India having this primary sector and important sector for the world also, you can say for the economy. सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का सबसे फर्स्ट सोर्स जो है दैट इज़ द ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर. तो टोटल वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का टोटल वेटेज है. 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क का डिटेल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. ना व्हाट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो एज वी ऑल नो कि नेशन हैविंग टू बी नीड टू हैविंग अ ओन एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. सो इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. दैट यू कैन से इट इज़ कॉल्ड एज एन बैकबोन. एक तरह का बैकबोन है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन के बिना हमारी बॉडी नहीं खड़ी रह सकती, वैसे ही सेम इट इज़ ऑल्सो अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है. द मेन रीजन बीइंग इफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन, अगर ये सारे रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ये सारी चीज़ें अगर हमारे फेल हो गए तो वी विल गेट नॉट विच आर कैश क्रॉप्स, और ये सारी क्रॉप्स हमें नहीं मिले, अवेलेबल नहीं हुए थ्रू क्वांटिटी. सो वी कैन से वी हैव टू बी सर्वाइव फॉर दैट. So therefore they become a costlier which influences the life. In addition, a big proportion of India's population, 68.8 population as per 2011 census, live in a rural area. So for that you can say here कि एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन एंड रिड्यूस द डिमांड. नेगेटिविटी इफेक्ट जो है वो सारा निकाल देता है. सो दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स देन द एंटायर इकोनॉमी फेल. पूरी इकोनॉमी हमारी फेल हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा भी हमारा वीक हो गया तो. सो शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि हमारे नेशन का पूरा प्रोग्रेस जो चल रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही चल रहा है. सो इंडिया यूटिलाइज इंडस्ट्रियल सिंस द 1956. सेकेंड 5 ईयर प्लान था जब से इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है. वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले प्रीवियस प्राइमरी सेक्टर हमारा जो है दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एफर्ट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन, बट इवन टुडे इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड. आज भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही बोलेंगे क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल्स आते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया? एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है एज कम्पेयर टू पहले जितना था? इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वाइडली कंपेयर्ड अगर पास किया जाए तो प्रेजेंट सिनारियो जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल है. बहुत चेंजेस और बहुत सारे सेक्टर्स जो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सपोर्ट इनकम है, वो सारी चीज़ें तो हो रही है. बट एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस के पहले और अभी हमारा जो पास था वो ज़्यादा बेहतर था प्रेजेंट से. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के अंदर कैसा कंट्रीब्यूशन है? सो हमारा नेशनल इनकम जो पैसा जनरेट करने का इंडिया का मोटो है, पर्पज़ है. सो दैट इज़ द मेन फैक्टर जो है दैट इज़ द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर. 1950 से लेके 2011-12 तक का पूरा सेंसस यहाँ पे दिया गया है, सर्वे दिया गया है. तो कितना एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है उसका? तो नेशनल इनकम के अंदर वो रेगुलर वो डिक्ले हो रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है. 53.1% से लेके 13.9 पे आ गया है. सो एज यू कैन सी हियर कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये यूजुअली हमारी कम होते जा रहा है. तो यूजुअली द इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इनकम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, बट इट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे. हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारा है 53.1% इन 1950 से लेके. ये शॉर्ट आंसर के अंदर कभी कभी आ सकता है तो मार्क डाउन इट. सो ये धीरे धीरे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही कम हो रहा है. स्पीड जो है वो प्रोग्रेस की वो बहुत ही कम होती जा रही है. एम्प्लॉयमेंट, नाउ एज यू ऑल नो कि ये कम होते जा रहा है, इसीलिए प्रेजेंट सिचुएशन एक तो ये है. दूसरी एम्प्लॉयमेंट. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर एक एम्प्लॉयमेंट है. एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को काम मिलने का सबसे पहला तरीका है. अगर वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, एजुकेटेड है, उसको कुछ भी है, बट अगर वो एग्रीकल्चर में अगर वो इंगेज हो जाता है तो यू कैन से कि एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो इजीली कर सकता है. रियरिंग है, कैटल रियरिंग है, फिशरिंग है, फॉरेस्ट है, प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें. तो 49.1 इन द ईयर 2014-15 से लेके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडिया का सेक्टर की हालत दैट इज़ द एक्सपोर्ट इनकम.
एज वी ऑल नो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया और कम हो गया है. सो दैट्स वाई हमारा जैसे एम्प्लॉयमेंट कम मिल रहा है वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है. जो फॉरेन एक्सचेंज होता था पहले, एग्रीकल्चर जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे इंडिया के पास से जाते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे. 70% जितना एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में से बाहर एक्सपोर्ट होता था, बट धीरे धीरे वो भी कम हो गया और वो 14.2% तक आ गया है. देन आफ्टर है लिविंग स्टैंडर्ड. ना टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम देखते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, कैश क्रॉप्स है, सारे सीरियल्स है, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. तो एवरेज फूड ग्रेन जो है वो अवेलेबल होते हैं 395 ग्राम्स पर हेड पर डे इन द ईयर, एज यू कैन से विच इंक्रीज बाय द 511 ग्राम्स इन द 2013 में. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज हो रहा है वैसे हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी भी कम हो रही है. वैसे ही यू कैन से इंडिया के पॉपुलेशन के साथ साथ जो हमारे क्रॉप्स का मेन इंक्लूडेशन है वो बहुत ही कम हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मैम एग्रीकल्चर के अंदर जो भी वेराइटीज है, फूड ग्रेन है, पल्सेस है, शुगर केन है, ऑयल सीड है, कॉटन है, तो वो सारे 1950-51 से लेके 2013-14 तक का जो सर्वे था उसमें कैसा इंक्रीज होता गया. तो यू कैन सी हियर मिनिमम ग्रोथ सबसे ज्यादा पल्सेस का है और मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो कॉटन सीड का है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे. कॉटन सीड सबसे ज्यादा अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे 17 टाइम्स को वहाँ पे कंपेयर किया गया है, सारे को कंपेयर करके दिया है फूड ग्रेन्स और ये सारी चीज़ों को. सो यू कैन से हियर एग्रीकल्चर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया हैज इंक्रीज एज शोन इन द शेड्यूल प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन 51 मेट्रिक टन्स और 1951 में है. सो वैसे ही 3 टाइम्स और जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आई हैव शोन हियर, टेबल के बाद ही यहाँ पे दिया गया, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. नाउ बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्यों बेस है, तो दैट इज एग्रीकल्चर इज अ बेस है. इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्यों बेस माना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट बननी है तो वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फॉर दैट रॉ मटेरियल वी रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि रूरल एरिया के अंदर 69 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन अ रूरल एरिया, जो हमें हेल्प करती है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए अर्बन में जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सेटअप करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का जो डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लिनेशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, उसके क्या कॉजेज है. तो उसके कॉजेज है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है और अदर फैक्टर है. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या है कि जैसा कि जमींदारी सिस्टम होती है, मालवाड़ी सिस्टम होती है, लॉटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम में क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपनी जमीनें रेंट पे दे देते थे और उसको जमींदार को बोल देते थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे उनको रेंट पे देते थे और वो फार्मर्स अपने वो जमीन के ऊपर अपने हिसाब से जो क्रॉप ग्रो करते थे और फिर उसके बाद उसका जो भी प्रॉफिट होता था वो अब लेते थे, बट उनको वो लैंड के लिए एक तरह का रेंट पे करना होता था. सो ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होता था जिसमें रेंट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जैसे अभी हम रेंट पे रहते हैं वैसे ही सेम यू कैन से 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम होता था. जमींदारी सिस्टम होता था, मालवाड़ी सिस्टम होता था और लॉटवारी सिस्टम होता था. ये तीनों टाइप के सिस्टम्स में लैंड को रेंट पे दिया जाता था, जो लैंड लॉर्ड रेंट सिर्फ कलेक्ट करता था और बाकी का जो फार्मर है वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन इनोवेट करता था. उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस. एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है कि सबसे पहला तो यू कैन से ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है. कैसे, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम होने में एग्रीकल्चर फाइनेंस भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, पेस्टिसाइड्स खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो कर देना ही सिर्फ नहीं होता है बट वो क्रॉप के साथ साथ उसको मेंटेन करना. एंड फॉर दैट मेंटेनेशन वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द फर्टिलाइजर है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, हाई क्वालिटी सीड्स चाहिए. तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा रोकना पड़ता है, जो कि वो छोटे फार्मर्स के पास पॉसिबल नहीं होता है. तो ये भी एक तरह का एक रीज़न है जिससे एग्रीकल्चर का सेक्टर कम हो गया है. देन आफ्टर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नाउ प्रोडक्शन हो जाने के बाद वी रिक्वायर सम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट. अब वो प्रोडक्शन अगर कंप्लीट हो गया है, क्रॉप्स ग्रो हो गए तो अब उसको हमें ट्रांसपोर्ट भी करना रहता है, तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहती है. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर है रूरल सोशल स्ट्रक्चर है. इंडियन फार्मर्स आर फेटलिस्ट एंड हैविंग अ लीस्ट इन्फॉर्मेशन. रूरल सोसाइटी इज अबाउंड एंड ओल्ड फार्म एंड देन ओल्ड एंड स्ट्रक्चर. सो दैट इज वाई यू कैन से ये भी एक तरह का रूरल सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें इंडियन फार्मर्स जो है वो बहुत ही पावरलेस रहते हैं. उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि उनको कैसे तरीके से अपना एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. देन आफ्टर है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है.
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में है, जैसे कि अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वो अडॉप्ट करने में जो फार्मर्स है छोटे वाले उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सो दैट इज़ वाई यू कैन से कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी एक होता है। न्यू टेक्नोलॉजी को वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते, उससे भी एग्रीकल्चर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। दूसरे इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हम जितना भी उसको स्प्रेड करें बट पॉपुलेशन के साथ हम उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, लोगों के पास इतना प्लानिंग पैसा 5 ईयर प्लानिंग, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग है जिसके अंदर उनको प्लानिंग इतनी पॉसिबल नहीं है। दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एफर्ट्स एंड एलोकेटेड टाइम एंड मनी, सो दे कांट कंपेयर दैट। इंडस्ट्री सेक्टर के साथ वो कंपेयर नहीं कर पाते, उनकी जो प्लानिंग है वो इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पीछे रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी कुछ मेजर्स है। सो दैट मेजर्स आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल मेजर है, टेक्नोलॉजिकल मेजर है और अदर मेजर है। जैसे हमने उसके ऊपर के फैक्टर्स देखे तो वो फैक्टर्स के ऊपर हमें मेजर्स भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लेने हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स वेर देयर, इंस्टीट्यूशनल मेजर में क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स है। तो जो ज़मींदारी सिस्टम है, कभी कोई फार्मर्स अगर रेंट नहीं भर पाते, सो वी हैव टू बी दैट उनको थोड़ा एक्सप्लॉइट करने से बचाना चाहिए टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ फार्मर। एंड दिस वे फार्मर्स हैव अ बिग शेयर्स उनके क्रॉप के अंदर, वो अपना कुछ एफर्ट्स दे सके और जिससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। सो उसकी तरह से यू कैन से हियर कि उसको इजीली हम लैंड रिलेटेड रिफॉर्म बोल सकते हैं। अवेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना चाहिए। फार्मर्स के पास अभी कभी क्रॉप के लिए कुछ पैसे नहीं है, फर्टिलाइजर के लिए कुछ पैसे नहीं है, तो कैपिटल अगर नहीं हो उसके पास तो आरबीआई जो सेटअप करी है 1982 के अंदर उसको प्रोवाइड करना है। रीजनल रूरल बैंक्स प्रोवाइड, छोटी छोटी रूरल एरियाज के अंदर बैंक रहनी चाहिए जो लैंड को मेंटेन करने के लिए जो फार्मर्स एफोर्डेबल नहीं होते हैं तो वो उनको देना चाहिए। चीप और इनफ क्रेडिट उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे वो थोड़ा इनकरेज हो और उसके लिए अवेलेबिलिटी कंटिन्यूस रखे। उसके बाद है इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्ट्रक्चर, जो फार्मर्स को इतना नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा नॉलेज देना चाहिए। रेगुलेटेड मार्केट रेगुलेट करना चाहिए, एक मार्क के बारे में बताना चाहिए। नेशनल वेयर हाउस है उसके बारे में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो सारी देनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि तुम्हारा टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मार्केट प्राइस जो है उससे रिलेटेड जो लेके क्रॉप प्राइस जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिया के फार्मर्स जो है वो रिसर्च में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो है वो बहुत ही पावरलेस है एज वी हैव डिड इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर में। सो वैसे ही यू कैन से it is that main thing in ABAD, and from that it doesn't research and it gives a knowledge training to farmers from it. So farmers should not cultivate only with traditional technology but the producer as per the rising demand and by the earn more income and start doing the market oriented. So that is why it is also the जन धन योजना है। ये सारे कुछ ऐसे एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में लोगों को थोड़ा इतना फार्मर्स को थोड़ा इतना मॉडर्नाइजेशन को इतना थोड़ा इनकरेज किया है कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है। टेक्निकली फार्मर्स को थोड़ा ट्रेन करना है कि कौन सी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो जो भी चेंजेस आते हैं उसको थोड़ा बताने हैं। जैसा कि चेंजेस में होंगे इम्प्रूव सीड्स हैं, सीड्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अच्छे से करनी है कि हाई क्वालिटी सीड्स कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर जिसके न्यूट्रिशन उसको इनफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश और अदर केमिकल जो है वो यूज़ एज पर द क्रॉप जैसा है उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं उसको 3 टाइप से यूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन द इरीगेशन फैसिलिटीज़ की कुछ उसको हेल्प आउट करनी है कि जिससे वो स्काई फॉर द रेन एंड इट इज़ मेजॉरिटी केसेस बट रेन इज़ अ क्वाइट अनसर्टेन। सो दैट इज़ वाई इरीगेशन एग्रीकल्चर जो है वो रेन के ऊपर डिपेंड है बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इन इंडिया के वो रेन पॉसिबल है रेगुलरली, वो बहुत ही अनसर्टेन है। सो दैट इज़ वाई इरीगेशन फैसिलिटी पहले से ही फार्मर्स को पता होनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का कुछ एक्सपेंशन सर्विसेज देनी है जिसके अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम इरिगेशन सेक्टर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर मशीन्स का कैसे यूज़ करना है, जैसे न्यू है, ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, थ्रेशर है, इलेक्ट्रिक पम्प है, सेट ऑयल, ये सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, स्प्रिंकल पम्प है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके इट कैन बी वन क्रॉप के लिए हार्मफुल है, कौन से क्रॉप के लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए मशीन के रिलेटेड। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स जो दवाई यूज़ करते हैं डिजीज़ को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, टू प्रिवेंट द कॉजेज फ्रॉम द वेरियस डिजीज़ है। पेस्टिसाइड्स आर वेरी यूजफुल बाय यूजिंग देम। द लॉस ऑफ द क्रॉप्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड विच ऑल्सो बी गिवन
गिव हाई प्रोडक्टिविटी है, सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग इज मच यू कैन से सॉइल टेस्टिंग का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ लैंड फेवरेबल ऑफ क्रॉप और नॉट कैन बी द नोन बाय द टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है अदर मेजर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स है जैसे कि टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेल इन्फॉर्म करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करते हो वर्किंग पैटर्न उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न एग्रीकल्चर। ना मॉडर्न एग्रीकल्चर सिंस 1966 मॉडर्न एग्रीकल्चर इमर्ज इन इंडिया। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है, हाइब्रिड सीड्स है, फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ करने, पेस्टिसाइड्स है, न्यू मशीन्स को कैसे यूज़ करना, ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड हुआ है। सो इन दैट व्हाट इज दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन। एज वी ऑल नो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो एक्सपेंशन ऑफ द हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का था। सो यूज़ ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी है ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1960 से 1961 एट द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज अ पायलट प्रोजेक्ट से नाम दिया गया है। उसका IADP जो है इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसका मीनिंग होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम्स बताने हैं। So that is the HYVP as the yielding variety programs were there. So modern agriculture technology programs or the program of a seed, fertilizer and water technology. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर नेचर एग्रीकल्चर वर्क दिखाना है जिसके अंदर 2 टाइप्स के क्रॉप्स वर सीन, फूड ग्रेन है, नॉन फूड ग्रेन है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप के कोई ऐसे लाइंस होती है जैसे कि ये लाइन में कोई ये क्रॉप है, दूसरी लाइन में कोई वो क्रॉप है, सुटेबल जो अगर कोई पेयर्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। तो रीज़न फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग वो है कि टेक्नोलॉजी उसको यूज़ है, इतनी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो मिलेट, बाजरा, साथ में शोरम और जुवार और मेज़ और ये सारे कुछ कंबाइन क्रॉप्स को ग्रो कर सके जिससे कोई दूसरा क्रॉप के ऊपर इफेक्ट नहीं हो। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में यही है, डिपेंड सॉइल के ऊपर होता है, एनवायरमेंट के ऊपर होता है। जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर टेकिंग अ क्रॉप ऑफ मिलेट, बाजरा, दे टेक अ 1 क्रॉप ऑफ शुगर कैन टोबैको। मध्य प्रदेश के अंदर मिलेट और बाजरा अगर उगाते हैं तो उसके साथ साथ एक दो लाइन बीच बीच में शुगर कैन और टोबैको भी की देते हैं जिसकी इरिगेशन फैसिलिटीज जो है ग्राउंड से में भी है। कैपिटल न्यू सीड्स है, फर्टिलाइजर एंड क्रेडिटेड फर्टिलाइजर्स है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इकोनॉमिक फैक्टर एज वी सेड कि वो भी एक मल्टीपल क्रॉपिंग के रिगार्डिंग है। मैक्सिमाइज द प्राइस एंड इनकम है, मैक्सिमाइज प्राइस और इनकम बढ़ाने के लिए भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीकल्चर का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है। साइज ऑफ द फार्म भी इंक्लूड होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंश्योरेंस है एंड टेन्योर इज यू कैन से कि एक तरह का टाइम पीरियड होता है टेनेंट्स का, रेंट देने का। सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप। सो ये कुछ यहाँ पे कुछ है, एक एक वर्ड में कभी कभार एक बात पूछा जाता है। सो यू हैव टू जस्ट रेफर इट डाउन। देन आफ्टर नेक्स्ट है दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो उसका प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड है। सो द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इंडिया हैज़ अ वेरी लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पर हेक्टर। इकोनॉमिक सर्वे अगर किया है हमने तो 0.5 kg जितना एक हेक्टर के अंदर हमारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर 7 kg जितना, यूरोप के अंदर 2.5 kg, जापान के अंदर 12 है, कोरिया के अंदर 6.6 है पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। रीजन वाई 15 to 25% इंडियन क्रॉप गेट स्पॉइल्ड बाय द इंसेक्ट्स, डिजीज, वीट, कैटल्स एंड बर्ड्स विच मे बी सेव्ड। ये रीज़न इसी वजह से है कि ये सारे जो हमारे प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्हें इतना भी यूज़ करना पड़ता है ना। डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया गया है, इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, पुअर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स। अगर बहुत ही लो क्वालिटी का पेस्टिसाइड्स अगर तुम क्रॉप के अंदर यूज़ करते हो तो वो क्रॉप को तो हार्म करेगा ही, साथ में साथ तुम्हारे सॉइल को भी ख़राब करेगा। सो एनवायरमेंट को भी एक तरह का डेंजर है। दैट इज़ वाई सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने क्या किया है, इंडिया को इन्फॉर्म किया है कि फार्मर्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं और उसके लेवल्स ऑफ पॉइजन्स दिखाए गए हैं कि कौन से टाइप का उसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ नहीं करना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन पॉइजनस एंड चीपर टू एनकरेज द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंडिया का एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे दिखाया गया, उसमें अरेंजमेंट बताए गए रिसर्च करने के लिए और फार्मर्स को हेल्प दी जाती है। इट ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर्स, फिशरिंग, हॉर्टिकल्चर्स जो हनी बी के लिए यूज़ करते हैं हम, हनी निकालने वाला प्रोसेस है वो, फिशरी है, कैटल रियरिंग है, साइंस है। ICAR है डन है पायनियर वर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वैसे ही यू कैन से कि एक तरह का एग्रीकल्चर रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट।